प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्रेता अथवा उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन। क्रेता व्यवहार या उपभोक्ता व्यवहार से आशय यह है कि जो क्रेता है हमारा वर्तमान अथवा भावी जो संभावित है हमारा क्रेता होना, वो किन किन वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करता है इस बात को जानना, क्यों करता है इस बात को जानना, उसकी रुचि क्या है, फैशन क्या है, आदतें क्या हैं, क्रय व्यवहार कैसा है, वो कब खरीदता है, किस मात्रा में खरीदता है, किस मूल्य को एक्सेप्ट कर सकता है, आय वर्ग क्या है और उसके निर्णय को क्रय निर्णय को प्रभावित कौन कौन करते हैं। इन सब चीज़ों का जो अध्ययन है, उसकी क्रय की प्रक्रिया क्या रहती है, ये भी हमें जानना होता है। इसी को उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन कहते हैं। अपने उत्पाद को बेचते समय किसी भी फर्म का लक्ष्य उस उत्पाद के वास्तविक और संभाव्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। हमने जब नई विपणन विचारधारा पढ़ी तो हम ये जानते हैं कि नई विचारधारा के अनुसार हम जो बेचते हैं उसे मात्र उत्पाद अथवा सेवा नहीं कहते, उसे कहते हैं बंडल ऑफ यूटिलिटीज़, उपयोगिताओं का समूह बेचते हैं। हम उपभोक्ता को उसके मूल्य के, हम क्रेता को उसके मूल्य के बदले न केवल वस्तु अथवा सेवा देते हैं बल्कि उसके साथ जुड़ी अन्य कई सेवाएं भी प्रदत्त करते हैं। ये सब मिलकर उपयोगिताएं बनती हैं जो कि उपभोक्ता को मूल्य के बदले प्राप्त होती हैं, और ये उपयोगिताओं का जो बंडल होता है वह हमें उसे देते हैं। तो हम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का उद्देश्य रखते हैं ताकि हमारा क्रेता हमारे साथ बना रहे और उसकी यदि कोई असंतुष्टियां हों तो हम उसे दूर कर सकें। इन सभी कारणों से हमें उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस उत्पाद के क्रेताओं की अभिरुचियों को जानना होगा, पसंदों नापसंदों, उपभोग स्वरूप, क्रय की प्रक्रिया, इस सब चीज़ों को समझना होगा। अब मान लीजिए आप किसी भी चीज़ का उदाहरण ले लीजिए, से फॉर एग्जाम्पल आप कौन सा तेल यूज़ करते हैं सिर में लगाने के लिए। अब कोई ट्रेडिशनली डाबर आंवला केश तेल यूज़ कर रहा है तो उसका ये है कि पारंपरिक रूप से हम ये यूज़ करते आ रहे हैं सदा से और ये ठीक है, हमें अच्छा लगा, बाल ठीक रहते हैं, तो वो वही यूज़ करेगा क्योंकि वो ब्रांड लॉयल हो चुका। कोई तेलों में नवीनतम जो आए हैं उनको देखता है, कोई ये देखता है कि मेरा स्टेटस सिंबल होना चाहिए, कॉस्टलीस्ट जो तेल आ रहा है आलमंड ऑयल वगैरह वो यूज़ कर सकता है। कोई मेडिकेटेड ऑयल यूज़ कर सकता है जिससे कि फंगस ना हो, बाल ना उड़ें, ऐसा वो सोचता है बिकॉज ही इज़ हेल्थ कॉन्शियस। तो उपभोक्ताओं के क्रय के पीछे कई तरह की उत्प्रेरणाएँ होती हैं, कई तरह के कारण होते हैं। इस कारण से एक क्रेता स्वयं अपने अनुसार ही चीज़ का क्रय करता है, केवल कुछ अवस्थाओं को छोड़कर। जैसे वस्त्र वह पहनेगा तो अन्यों की पसंद से, अन्यों की पसंद जानना चाहेगा, वो डिसाइड करेगी कि वो उसको कौन से वस्त्र खरीदने चाहिए और पहनने चाहिए। फैशन उत्पाद यूज़ करेगा तो भी अन्यों की पसंद से, अन्यों की राय भी लेगा। तो ऐसे बहुत से उत्पाद होते हैं जो क्रेता स्वयं की इच्छा से खरीदता है और कुछ अन्यों की राय से भी खरीदता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वह हमेशा ही क्रय में पड़ोसियों, मित्रों या अपने समकक्षों का अनुसरण करे, वो अपने अनुसार चीज़ों का क्रय करता है। इसीलिए उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस अध्ययन के लिए उपभोक्ता की साइकोलॉजी को समझना भी आवश्यक है क्योंकि हम उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। विभिन्न विशेषज्ञों ने क्रेता या उपभोक्ता व्यवहार की परिभाषाएं विभिन्न प्रकार से दी हैं। शिकमैन और कानुक के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार वह है जिसे क्रेता या उपभोक्ता उन वस्तुओं या सेवाओं की तलाश, क्रय, उपयोग, उपभोग, मूल्यांकन या निपटान करते समय करते हैं जिनसे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा करते हैं। इसके साथ ही मोवेन की परिभाषा के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार निर्णय की इकाइयों का अध्ययन तथा वस्तुओं, सेवाओं, अनुभवों और विचारों को प्राप्त करने, उपभोग करने और निपटान करने से संबंधित प्रक्रिया है। क्रेता व्यवहार की जो ये परिभाषाएं हैं लगभग एक जैसी हैं। अंतर केवल इतना ही है कि शिकमैन और कानो ने क्रेताओं शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ निर्णय
इकाइयों से अभिप्राय होता है व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों का समूह जिनका कि क्रय प्रक्रिया के साथ संबंध होता है। आप स्वयं ये जानते हैं कि हम कोई चीज़ क्रय करते हैं, से फॉर एग्जांपल टीवी कौन सा लेना है, तो हो सकता है पैसा परिवार का मुखिया खर्च कर रहा है, लेकिन परिवार के सारे सदस्य बैठकर ये राय करते हैं कि कौन सा टीवी लेना चाहिए, कलर अथवा ब्लैक एंड वाइट। आजकल ब्लैक एंड वाइट तो चलो मान लीजिए रूल आउट हो गया, तो कलर टीवी लेना है तो कौन सी रेंज का लेना है, उस रेंज में कौन सी कंपनी का लेना है, कौन से साइज का लेना है, स्क्रीन साइज कैसा होना चाहिए, स्क्रीन कैसा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए या डायगोनल होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, स्क्रीन और जो टीवी है वो एलईडी लेना है या कौन सा लेना है, टीवी अपने को चाहे ऐसा लेना है जिसमें विभिन्न प्रकार के फंक्शंस हों या नॉर्मल फंक्शंस वाला टीवी लेना है जो बस केवल व्यूइंग के नॉर्मल व्यूइंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सके। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो सारे लोग मिलकर तय करते हैं। इसमें उनका बजट क्या होगा, इसमें उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, बच्चों की आवश्यकता क्या हैं, मुखिया की आवश्यकताएं क्या हैं, ये सब चीज़ें मायना रखती हैं। इसलिए क्रय निर्णय में केवल एक क्रेता नहीं बल्कि पूरा परिवार सक्रिय होता है। इसी प्रकार क्रेता व्यवहार किसी व्यक्ति या किसी समूह जो वस्त्र पहनता है उसके संबंध में उसके मित्र उसे प्रभावित कर सकते हैं। किसी संगठन में इसमें काम करने वाले लोग यह निर्णय ले सकते हैं कि किस उत्पाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। से फॉर एग्जांपल कॉलेज में मान लीजिए एक सैनिटाइज़र ही खरीदना, तो इसमें भी सारे लोग मिलकर तय करेंगे कौन सा सैनिटाइज़र ले लिया जाए, परफ्यूम्ड लिया जाए, नॉन परफ्यूम्ड लिया जाए, एल्कोहल वाला लेना है तो गवर्नमेंट कंपनी से क्रय किया जाए या बढ़िया जो कंपनीज़ हैं ब्रांड उनका क्रय किया जाए, कॉस्टली हैं तो उसको क्रय किया जाए अथवा नहीं, या जो मॉडरेट कॉस्ट पर मिल रहे हैं क्योंकि बल्क में प्रयोग करना है इसलिए उनको प्रयोग किया जाए। इसमें भिन्न विचार आएंगे, लेकिन बहुमत के आधार पर जो निर्णय होगा उसके आधार पर क्रय अंतिम रूप से किया जाएगा। इस परिभाषा के आधार पर क्रेता व्यवहार की 3 अवस्थाओं की अपन पहचान कर सकते हैं। सबसे पहला है संप्राप्ति अवस्था। संप्राप्ति अवस्था यानी एक्विजिशन स्टेज। एक्विजिशन या प्राप्ति से तात्पर्य है कि हम उत्पाद अथवा सेवा को लेते हैं। क्रेता वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपभोग के लिए किस प्रकार प्राप्त करते हैं। क्रेता व्यवहार के संबंध में अधिकतम जो अनुसंधान पर जोर रहता है वो इसी अवस्था पर रहता है। इस अवस्था की जांच पड़ताल करते समय विपणनकर्ताओं को जिन कारकों का विश्लेषण करना चाहिए वे हैं उपभोक्ताओं या क्रेताओं के वस्तुओं अथवा सेवाओं के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। फिर है उपभोग अवस्था। इससे आशय होता है कि वस्तुओं या सेवाओं का क्रेता किस प्रकार से उपयोग या उपभोग करते हैं। यहाँ विपणनकर्ता को यह विश्लेषण करना चाहिए कि कोई क्रेता किसी वस्तु या सेवाओं का वास्तव में किस प्रकार से उपभोग करता है और ऐसे उपभोग से उसे क्या अनुभव होता है। कॉशियसली उपभोग करता है, रेकलेसली उपभोग करता है। कॉशियसली करता है तो वो ज़्यादा इस चीज़ को अनुभव करेगा कि मुझे वो सब मिल रहा है अथवा नहीं जो मैं चाहता था इस वस्तु से। रेकलेसली अगर कर रहा है तो उसे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वस्तु में क्या था क्या नहीं था। जैसे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में भोजन करने जाते हैं, कई बार तो आप बिल्कुल मूड बनाकर तसल्ली से जाते हैं, उस समय हल्का सा भी किसी चीज़ में कोई कमी होगी आप उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, चाहे वो सेवा में हो चाहे परोसे गए भोजन में हो, तो आप तुरंत इसको टोकेंगे और अगर असंतुष्टि का लेवल ज़्यादा होता है तो आप नेक्स्ट टाइम उस जगह नहीं जाएंगे, वहाँ से उस रेस्टोरेंट की सेवाएं प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन कई बार आप जैसे मान लीजिए ड्यूटी हैं या टूर में हैं और सफ़र में आपको बहुत तेज़ भूख लगी तो आपने एक जगह अचानक रोका और वहाँ खाना खाया क्योंकि आपको ये इन प्रकार बस आपको पेट भरना था और उस समय बहुत तेज़ भूख लग रही थी। उस समय आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ की रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे क्या चीज़ कैसी थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख है, तृप्ति की आवश्यकता है, तो उस समय आपको सब चीज़ ठीक लग जाती हैं और बहुत ज़्यादा इस चीज़ की अनुभव नहीं होता कि किस चीज़ में क्या कमी है, हल्की फुल्की अगर कमी होती है तो। ऐसे ही होता है निपटान अवस्था, इस यानी डिस्पोजिशन फेज़। इससे आशय यह होता है कि किसी वस्तु का उपयोग करने के बाद क्रेता
उसका क्या करते हैं। इसलिए क्रेता के व्यवहार को समझने के दौरान विपणनकर्ताओं को तीनों अवस्थाओं को ध्यान में रखना चाहिए, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उत्पाद स्थितियन यानी प्रोडक्ट पोजीशनिंग के रूप में अच्छी विपणन नीति बना सकेंगे। क्रेता व्यवहार के अंतर्गत सेवाओं और विचारों के क्रय के साथ साथ मूर्त वस्तुओं का क्रय भी आ जाता है। सभी विपणन जो टैक्टिक्स होती हैं या जो नीतियां होती हैं क्रेता व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विश्वासों पर आधारित होती हैं। क्रेता के संबंध में अध्ययन करने से फर्म और संगठन निम्नलिखित विषयों को भली भांति समझ पाते हैं, जिससे कि वे अपनी विपणन नीतियों को बनाने में सहायता प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विश्वासों, प्रत्यक्ष विश्वास तो ये है जो विपणनकर्ता स्वयं धारणा बनाकर चलता है अपने वर्तमान और भावी उपभोक्ताओं और क्रेताओं के संबंध में। अप्रत्यक्ष विश्वास वे हैं जो कि विपणनकर्ता अन्यों से सुनता है, अन्यों के अनुभव से जानता है कि भाई क्रेता ऐसा व्यवहार करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ का उत्पादन प्रारंभ किया, वहाँ जब आपने लोगों से जाना तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग पैसा देना नहीं चाहते, आप कितनी भी अच्छी वस्तु बना दो वो इससे ज़्यादा मूल्य इसका नहीं देंगे। ये हुआ हमारा अप्रत्यक्ष विश्वास। और कोई चीज़ मान लीजिए हम बना रहे हैं और ये मानकर चलते हैं कि इस चीज़ की लोगों को आवश्यकता है, इस समय सबसे ज़्यादा क्रेज है, ये चीज़ बिक जाएगी, ये है मेरा प्रत्यक्ष विश्वास। क्रेताओं को यदि सहज उपलब्ध कराएंगे तो क्रेता इसे अवश्य खरीदेंगे, इसका सही विज्ञापन करेंगे तो क्रेता इसे अवश्य खरीदेंगे। क्रेताओं को इन चीज़ों के बारे में भ्रांति रहती है, इनको अगर दूर कर कर वस्तु का बेचना शुरू करेंगे तो क्रेता इसे अवश्य खरीदेंगे, आदि आदि। अब विपणन नीतियों को बनाने में जिन एस्पेक्ट्स जो क्रेता से संबंधित हैं से विपणनकर्ता को सहायता मिलती है वे निम्न हैं कि क्रेता किस प्रकार से सोचता है और महसूस करता है, किस प्रकार से तर्क वितर्क करता है, और विभिन्न विकल्पों जैसे विभिन्न बाजार में किसी वस्तु की उपलब्ध विभिन्न ब्रांडों और उत्पादन के बीच किस प्रकार से वह तुलना कर कर और अंतिम उत्पाद जिसका कि उसको क्रय करना है उसका चयन करता है। क्रेता जैसे अब ये जो तुलना अपन करते हैं, आप देखिए कई जने तो तुलना इस रूप में करते हैं कि भाई 19-20 ही अंतर है लेकिन लागत में बहुत ज़्यादा अंतर है या मूल्य में बहुत ज़्यादा अंतर है तो वो सस्ते को पसंद करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो ये मानकर चलते हैं कि हमें गुणवत्ता की चीज़ खरीदनी है तो वो गुणवत्ता पर ही स्टिक करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति जो टॉप ब्रांड होगी उसी का चयन करेंगे। तो कुछ क्रेता ब्रांड पर एडिक्ट करते हैं, कुछ क्रेता ब्रांड को नहीं बल्कि मोटा मोटी जो उनकी आवश्यकता संतुष्ट कर सके ऐसी वस्तु जो न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध हो जाए उसके आधार पर चयन करते हैं। तो उपभोक्ताओं के तुलना के जो मापदंड होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इन्हीं को जानना होता है। फिर दूसरा है क्रेता अपने परिवेश अर्थात संस्कृति, परिवार, प्रतीक, परंपराएं और प्रचार माध्यमों से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। फिर तीसरा है खरीदारी करते समय और अन्य विपणन निर्णयों को लेते समय क्रेता का व्यवहार क्या होता है, यानी वो हेस्टी परचेज करता है, तसल्ली का परचेज करता है, कैसा करता है। जिन वस्तुओं के महत्व के स्तर अलग अलग होते हैं या उनके संबंध में क्रेताओं की रुचि भी अलग अलग प्रकार की होती है, उनके संबंध में क्रेताओं के परिप्रेक्ष्य में अभिप्रेरणा और निर्णय नीतियां किस प्रकार से अलग अलग होती हैं। अधिक प्रभावी ढंग से क्रेता को अपना लक्ष्य बनाने के लिए विपणनकर्ता अपने संवर्धन अभियान अर्थात सेल्स प्रमोशन जो मूवमेंट है, सेल्स प्रमोशन जो उसका मिशन है और विपणन नीतियों में किस प्रकार से सुधार ला सकते हैं। क्रेता व्यवहार के 4 प्रमुख प्रयोग हैं जिनके संबंध में की वर्णन इस प्रकार है। विपणन निर्णयों को लेने के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण विपणन नीति या जो व्यूह रचना है वो
हम जानते हैं कि क्रेता जब भूखे होते हैं तो उस समय वे खाद्य पदार्थों के विज्ञापन को अधिक ध्यानपूर्वक देखते हैं, अतः नाश्ता संबंधी विज्ञापन दोपहर बाद दिए जाते हैं। एक प्रयोग नीति, एक दूसरा प्रयोग लोक नीति है। 1980 के दशक में यह पाया गया कि मुहासा एक्ने के उपचार की आश्चर्यजनक दवा एक्यूटेन के कारण गर्भवती महिलाएं जो जन्माघात यानी बर्थ डिफेक्ट्स वाले बच्चों को जन्म दे रही हैं, अर्थात उस दवा का ये साइड इफेक्ट हुआ। अतः अमेरिका के फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने, जो कि वहाँ किसी दवा को अप्रूव या डिसअप्रूव करता है, इस दवा को बनाने वालों के लिए आवश्यक कर दिया कि इस दवा की पैकिंग के ऊपर वे विकलांग शिशुओं का चित्र दें, ताकि प्रयोगकर्ता ये जान सकें कि अगर आप इस दवा का प्रयोग करेंगे तो शिशु का यह हाल हो सकता है, जन्म लेने वाले शिशु को ये विकलांगता हो सकती है। ये ठीक वैसा ही आवश्यकता वहाँ की FDA ने करी, जैसा कि आप जानते हैं टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट या तंबाकू इत्यादि की जो पुड़ियाएँ होती हैं, गुटखा इत्यादि, इन पर कैंसर, मुंह कैंसर, माउथ कैंसर वाले चित्र दिए जाने चाहिए और साथ में लिखा भी जाना चाहिए। पहले तो लिखते थे टोबैको कंज्यूम्पशन इज इंजीरियस टू हेल्थ, अब सीधा लिखना पड़ता है कि इट कॉजेज कैंसर, इट इज़ कैंसरस। ठीक है, ये इससे कैंसर होता है। फिर हम देखते हैं सामाजिक विपणन क्या है। इसके बारे में आजकल बहुत चर्चा होती है। सोशल मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग भी कहलाता है। सामाजिकीय विपणन कह देते हैं हम उसे। तो सामाजिक विपणन क्या है? व्हाट इज सोशल मार्केटिंग? सामाजिक विपणन के अंतर्गत किसी वस्तु को बेचना नहीं, बल्कि क्रेताओं के बीच विचारों का प्रचार करना होता है। क्रेता को यदि समझ लिया जाए तो अभियानों को चलाने में सहायता मिलती है। क्रेता व्यवहार के संबंध में जानकारी की सहायता से सरकारी एजेंसियां समाज के कल्याणकारी कार्यों के संबंध में नीतियां बना सकती हैं। क्रेता के व्यवहार का अध्ययन करने से हम स्वयं भी अच्छे क्रेता बन सकते हैं। यह सामान्य बुद्धि की बात है कि यदि हम 200 मिलीलीटर लॉन्ड्री डिटर्जेंट बोतल खरीदते हैं तो 100 मिलीलीटर की 2 बोतलों की तुलना में प्रति मिलीलीटर कम कीमत देना होगा। लेकिन वास्तव में प्रायः हम अधिकतम मात्रा खरीदकर साइज प्रीमियम का भुगतान करते हैं। दूसरे शब्दों में यूँ कहा जा सकता है कि यदि हम इन बातों को जानते हैं तो ऐसे बोतल को खरीदते समय उसके यूनिट लागत लेबल को पढ़कर देखेंगे कि इसे खरीदने से लाभ हो रहा है या नहीं। आज के युग में उच्च प्रौद्योगिकी एवं क्रेताओं की पसंद में बड़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं। तेज़ी से बदलते हुए बाजार में टिके रहने के लिए किसी भी फर्म को उपभोक्ताओं की प्रवृत्तियों और पसंदों पर सदा ही ध्यान रखना होता है। अब कहते हैं ना, मार्केटिंग डायनामिक है। मार्केटिंग की एक विशेषता यह है कि मार्केटिंग डायनामिक है। डायनामिक क्यों है? उपभोक्ताओं की रुचियाँ, फैशन, उत्पाद की तकनीकें ये निरंतर बदलती रहती हैं। आप खुद ही ये सोचिए कि ऐसा कोई भी शख्स शायद ही मिलेगा जिसके पास पिछले 10 साल से एक ही प्रकार का मोबाइल हो, क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी में दिन रात के अंतर है। आप अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो जैसे ही नए फीचर्स के मोबाइल आते हैं, हो सकता है आपका बजट अलाउ ना करे, इसलिए आप थोड़ा सा उसको खरीदने में विलंब कर सकते हैं, लेकिन आप बदलने के लिए तत्पर अवश्य हो जाते हैं। ये तकनीक परिवर्तन के कारण होता है। इसीलिए मार्केटिंग में तेज़ी से परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि आपको समय के साथ उपभोक्ता की बदलती रुचियाँ, फैशन, आदतों इत्यादि के साथ चलना पड़ता है। तो हमें क्रेता के व्यवहार से विपणनकर्ता को संकेत और मार्गदर्शन मिलते हैं कि उन्हें किन नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए। इस संबंध में भारत में रंगीन टीवी के प्रवेश का उदाहरण लेते हैं। 1980 के दशक के प्रारंभ में जब काले और सफ़ेद प्रसारण के स्थान पर रंगीन प्रसारण का उपयोग होने लगा,
तो क्रेता उन टीवी सेटों को खरीदने लगे जिनसे क्लोजर टू लाइव तस्वीरें दिखाई दी जाती हैं। तो आप ये देखिए कि समय के साथ साथ हमें बदलना होता है। अब ब्लैक एंड वाइट टीवी गुजरे ज़माने की बातें हो गए हैं। ये क्या है? ये प्रावेगिकता है, ये परिवर्तन है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो अब प्रचलन से बाहर हो गई हैं। संभवतः जो स्टोव है अब एंटीक आइटम हो गए हैं। जो हम पंप मारकर स्टोव जलाया करते थे, किसी कोई दुकान चाय बनाने वाले के इनके अगर मिल जाए तो अलग बात है, बाकी आजकल उन स्टोव को दर्शन नहीं होते। लालटेन लुप्त प्राय हो गई हैं। तो ये विपणन की प्रावेगिकता को दर्शाते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट स्थायी रूप से या कोई भी सेवा स्थायी रूप से स्वीकार्य रहे पीढ़ियों तक या वर्षों तक, ऐसा नहीं है। विपणनकर्ता को सदैव सचेत रहना होगा कि क्या परिवर्तन उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदतों, व्यवहार में हो रहे हैं और क्या परिवर्तन उत्पादन की प्रौद्योगिकी, तकनीकों में हो रहे हैं। इस सब के साथ ही अगर वह चलेगा और उपभोक्ता व्यवहार का निरंतर अध्ययन करता रहेगा तो वह सफल विक्रेता बन सकता है। थैंक यू।